हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि जीव क्या होता है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या होती है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। जीव क्या है? जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्रायः जीवों के सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। तो देखो, जब भी अपन जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, मतलब जीवन की परिभाषा देते हैं, तो अपन जीवों की क्या क्या लक्षण हैं, सुस्पष्ट लक्षण क्या है, उनको देखते हैं। उनमें क्या क्या है? वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। तो देखो, जीवों के अद्भुत लक्षण कौन कौन से हैं? वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदना का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना तथा उद्गम आदि को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, आओ हम अब इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें। तो देखो, जीवों के लक्षण कौन कौन से हैं? तो जीवों के लक्षण है वृद्धि, मतलब जीव के भार में वृद्धि या संख्या में वृद्धि। जनन, जनन अपन आगे पढ़ेंगे। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा उसके अनुकूल क्रिया करना, ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। उपापचय अपन आगे पढ़ेंगे। स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, इसका मतलब है कि डीएनए की कई सारी कॉपियां बनाना, डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है। स्वयं को संगठित करना, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है, देखो, अपन अपना अपना जो भी कोई जीव होता है, जैसे कि अपन मानव को ले ले, वो किससे शुरुआत में वो एक सेल से बनता है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, जायगोट। जायगोट से अपनी पूरी इतनी बड़ी बॉडी बनती है। तो आखिर मतलब अपनी पूरी बॉडी में हाथ की जगह हाथ होता है, पैर की जगह पैर होता है, सिर की जगह सिर होता है। तो आखिर ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि मतलब सारी जगह, मतलब जो चीज़ जहाँ होना है वहीं पे होती है। तो इन सब की पूरी जानकारी अपने डीएनए में छुपी हुई रहती है, जिससे अपने हाथ की जगह हाथ आता है, पैर की जगह पैर आता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब हाथ की जगह हाथ आना, पैर की जगह पैर आना। ठीक है। प्रतिक्रिया करना, मतलब जैसे अपन को गर्मी लग रही है तो अपन सर्दी वाली जगह पे चले जाते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिक्रिया करना। उद्गमन, समय के साथ बेहतर बनना। जैसे कि आज अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपका कोई आप मतलब ठीक है, मतलब कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है, लेकिन जब आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपका सब कुछ फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो एक तरह से अभी आप कुछ नहीं हो, आने वाले 8 महीने में आप डॉक्टर मतलब नीट में डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे, तो एक तरह से आप पहले से बेहतर बने ना अपने। इसी को बोलते हैं समय के साथ बेहतर बनना। ये सारे के सारे लक्षण किसके? जीवों के हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना। अब अपन आगे पढ़ते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं। देखो, इस दुनिया में जितने भी लिविंग जीव हैं वो सारे के सारे वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वृद्धि होती क्या है। तो देखो, वृद्धि का मतलब होता है या तो किसी जीव का भार बढ़ जाए, जैसे कि उसका पहले भार 5 किलो था अब 10 किलो हो जाए। ठीक है, या फिर उसका आयतन बढ़ जाए, पहले उसका आयतन छोटा सा बहुत कम था, अब बहुत बड़ा आयतन, बहुत बड़ा जीव बन जाए तो उसका आयतन बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। या फिर किसी जीव की संख्या बढ़ जाए, जैसे कि ये एक जीव था, इसने अपने आप को जनन करके 2 जीव बना लिए, इसने आपस में करके 4 बना, टोटल इन दोनों ने आपस में 4 बना ली। तो एक जीव से 4 जीव होना, तो ये भी वृद्धि का एक गुण है। तो मतलब वृद्धि क्या होती है? भार में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण। या तो देखो, जीवों का भार बढ़ जाए या फिर जीवों की संख्या बढ़ जाए, तो ये दोनों चीज का वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण, यानी कि जुड़वा करेक्टर है, ट्विन करेक्टर है। ठीक है। बहुकोष के जीव कोष का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। तो देखो, जो बहुकोष के जीव होती है ना, माना कि उनकी एक कोष का ले ली, ठीक है, वृद्धि करते। ठीक है, ये बहुकोष के जीव की एक कोष का है, इसने 2 कोष का बना ली, 2 ने 4 बना ली, 4 ने 8 बना ली। तो इस प्रकार से बहुकोष के जीव क्या करते हैं? कोष का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। पौधों में है वृद्धि जीवन पर्यंत कोष का विभाजन द्वारा संपन्न होती है। तो देखो, पौधे होते हैं ना, उनमें ना ये वृद्धि होती है ना, वो क्या है, मृत्यु तक, मतलब पूरे जीवन काल तक होती रहती है। किसके द्वारा? कोष का विभाजन के द्वारा होती रहती है। प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है। जो प्राणी होते हैं ना, उनमें क्या है, वृद्धि क्या है, सिर्फ कुछ समय या कुछ एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है,
लेकिन कोश का विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ जाए। लेकिन जो प्राणी होते हैं ना, उन्हें माना कि वृद्धि पूरे जीवन काल तक नहीं हो रही है, लेकिन कोश का विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता रहता है, जिससे क्या है, जो विलुप्त मतलब जो कोशिकाएं हो चुकी हैं उनके स्थान पर नई कोशिका आ सके। इसका मतलब क्या है, जैसे मानो कि मेरे यहाँ पे चोट लग गई, मैं यहाँ ब्लेड से कट गया, तो मेरा घाव एक घाव बन जाता है। फिर यहाँ पे ये घाव ऐसा जैसा पहले था वैसे ही रहेगा? नहीं, ये घाव भर जाएगा। ये घाव भरा कैसे? क्योंकि अपने अपने शरीर में कुछ विशिष्ट ऊतक होते हैं जिनमें कोशिका विभाजन हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। एक कोश के जीव भी कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक है। जो एक कोश के जीव होते हैं ना, वो भी क्या है, कोश का विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जैसे एक कोश के जीव है, इनने क्या किया, कोश का विभाजित हुई, दो कोश का बना ली, तो एक तरह से एक जीव से दो जीव बन गए। एक तरह से ये भी वृद्धि हो रही है, ठीक है, एक कोश के जीवों में। बड़ी सरलता से कोई भी इसे पात्रीय संबंधन में माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिकाओं की संख्या गिन सकता है। अब देखो, पात्रीय संबंधन का मतलब होता है अपन ने एक प्लेट ले ली या फिर अपन ने एक परगनली ले ली, उसमें अपन ने बैक्टीरिया को, पहले इसमें खाने का सामान रखा, फिर इसमें अपन ने बैक्टीरिया को रखा, तो बैक्टीरिया का इसमें ग्रोथ करेगा, इस वृद्धि करेगा। इस वृद्धि को अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, और माइक्रोस्कोप की सहायता से अपन इनकी संख्याएं भी गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया, वायरस, कोशिकाएं ये अच्छे से दिखती हैं विभाजित होती हुई, तो अपन इनको आराम से देख सकते हैं और संख्या इनकी गिन सकते हैं, ठीक है। अधिकांश उच्च कोटि के प्राणियों और पादपों में वृद्धि और जनन पारस्परिक विशिष्ट घटना है। देखो, जितने भी प्राणी या फिर मतलब मोस्टली अधिकांश प्राणी, ठीक है, और पादप में वृद्धि और जनन मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों अलग अलग घटना है, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। वृद्धि और जनन कैसी हैं? पारस्परिक विशिष्ट घटना, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मतलब जब दो घटनाएं बिल्कुल अलग अलग होती हैं ना, तो उनको बोलते हैं पारस्परिक विशिष्ट घटनाएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। सीधी बात है, देखो अपन ने देखा था वृद्धि क्या होती है, जीव के भार में भी अगर बढ़ोतरी होती है तो वो भी वृद्धि है, ठीक है। हमें, ठीक है, उसके बाद क्या, यदि हम भार को वृद्धि का विलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में वृद्धि होती है। देखो, अगर अपन बोलें कि भार किसी चीज का भार बढ़ना वृद्धि है, तो निर्जीवों के भार में ही वृद्धि होती है, तो सीधी बात है निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे कि पर्वत, गोलास तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। देखो, जो पर्वत होते हैं, गोलास में होते हैं, रेत के टीले होते हैं, इनका आकार भी समय के साथ बढ़ता है। जैसे कि देखो, ये रेत का टीला है, इसके ऊपर कुछ मिट्टी जमा हो गई है, ये हो गई जमा मिट्टी, तो बाद में इसका साइज कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। मिट्टी जमा होकर इसका साइज कितना हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो सीधी बात है, मतलब निर्जीवों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन निर्जीवों में यह इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने से होती है। देखो, निर्जीवों में जो वृद्धि हो रही है ना, उनके भार में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है, वो क्या है, इसकी सतह पर पदार्थों के जमा होने से हो रही है, ठीक है। जबकि जीवों में अंदर से होती है। अपन आगे देखते हैं। जीवों में यह वृद्धि अंदर की ओर से होती है, लेकिन जीवों में जो वृद्धि होती है वो कैसे, अंदर से होती है। जैसे ये एक छोटा जीव था, छोटा बच्चा था, वो आगे जाके बड़ा जीव बन गया, बड़ा बन गया, ठीक है। तो देखो, जीवों में जो वृद्धि होती है ना, वो अंदर से होती है, ठीक है। ये दिख रहा है तीर के निशान, ये अंदर से होती है, ठीक है। बाकी और निर्जीवों का वृद्धि कहाँ से होती है, उनकी सतह पर पदार्थों के जमा होने से होती है। इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। इसलिए अपन वृद्धि को क्या, जीवों का एक विशिष्ट गुण यानी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं मान सकते। अपन बात कर लेते हैं विशिष्ट गुण यानी डिफाइनिंग फीचर होता क्या है। तो देखो, जो जीव होते हैं ना, उनमें दो टाइप के फीचर होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर, विशिष्ट गुण, ठीक है। अपन इनका पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ये फीचर होता है कोई भी लक्षण जो किसी भी जीवित जीव में उपस्थित हो, मतलब ऐसा कोई भी लक्षण जो किसी भी जीवित जीव में पाया जाता हो। दूसरा क्या है, और जरूरी नहीं है कि वह लक्षण सभी जीवों में पाया जाता हो, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये लक्षण 100% सभी जीवों में पाया जाता हो, ठीक है। और डिफाइनिंग फीचर क्या होता है,
लक्षण जो सभी जीवों में 100% पाया जाता है, मतलब ऐसा लक्षण जो सभी जीवों में पाया जाता है, मतलब 100% जीवों में पाया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग में ना पाया जाता हो, साथ में किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पढ़ना, देखो पढ़ना जीवित जीवों में पाया जाता है, ठीक है। लिखना जीवित जीवों में पाया जाता है। चलना पाया जाता है जीवों में। वृद्धि, हाँ जीव वृद्धि करते हैं। उपापचय, हाँ उपापचय, हाँ जीव उपापचय करते हैं। जनन, जीव जनन भी करते हैं। कोशिकीय संगठन, जीवों का कोशिकीय संगठन भी होता है। मतलब कोई भी लक्षण ले लो जो जीवों में पाया जा रहा है वो करेक्टरिस्टिक फीचर तो है। मेन बात आती है डिफाइनिंग फीचर। अब अपन डिफाइनिंग फीचर करते हैं। पढ़ना, देखो पढ़ना लक्षण जो सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन हर कोई तो नहीं पढ़ सकता ना, जैसे बिल्ली नहीं पढ़ सकती, कुत्ता नहीं पढ़ सकता, तो पढ़ना डिफाइनिंग फीचर नहीं है। लिखना, कुत्ता नहीं लिख सकता, डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। चलना, पेड़ नहीं चल सकते इसलिए चलना डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। वृद्धि, हाँ वृद्धि देखो सजीव भी करते हैं, निर्जीव भी करते हैं, लेकिन इसमें लिखा है दूसरा पॉइंट कि नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, लेकिन वृद्धि नॉन लिविंग में पाई जाती है, इसलिए वृद्धि भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। उपापचय, हाँ उपापचय सभी जीवों में पाया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, इसलिए उपापचय क्या हो गया, डिफाइनिंग फीचर विशिष्ट गुण हो गया इस, ठीक है। उसका जनन, जनन देखो लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता, लेकिन 100% नॉन लिविंग, मतलब 100% जनन क्या होता है, 100% सभी जीवों में नहीं पाया जाता। जैसे कि कुछ, जैसे इनफर्टाइल बरकत भी होती हैं, उनमें जनन नहीं होता। अपन आगे पढ़ेंगे, खच्चर होता है वो जनन नहीं करता, तो मतलब 100% जीव सब जीवों में नहीं पाया जा रहा, इसलिए जनन भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ठीक है। अपन अब देखते हैं कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन मतलब सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, हाँ 100% सभी जीव कोशिका के बने होते हैं, कोई भी निर्जीव वस्तु कोशिका की नहीं बनी होती है, तो कोशिकीय संगठन भी डिफाइनिंग फीचर विशिष्ट गुण है। चेतना, सभी जीवों में कॉन्शियसनेस चेतना पाई जाती है, किसी भी नॉन लिविंग में चेतना नहीं पाई जाती है, तो ये भी चेतना भी डिफाइनिंग फीचर्स हो गया। इसी टेबल को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जीवों में है लक्षण जिन परिस्थितियों में परिलक्षित होता है, उनका विवेचना करके यह समझना चाहिए कि यह जीव तंत्र के लक्षण है। ये लाइन कह रही है देखो कि जीवों में जो वृद्धि हो रही है वो अंदर से हो रही है या बाहर से हो रही है। अगर वृद्धि अंदर से हो रही है तो ये जीवों का लक्षण है, और बाहर से हो रही है तो ये जीवों का लक्षण नहीं है। तो देखो आंतरिक वृद्धि, अंदर से होने वाली वृद्धि क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। क्यों? क्योंकि अंदर से होने वाली वृद्धि किस में पाई जाती है, सभी जीवों में पाई जाती है, और किसी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, तो अंदर से होने वाली वृद्धि डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। अपन आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार जनन भी जीवों का लक्षण, अभिलक्षण, सीधी बात है। देखो जीव जनन भी करते हैं, तो जनन भी जीवों का एक लक्षण हो गया। वृद्धि के संदर्भ में इस तथ्य की व्याख्या हो जाती है। तो अपन ने भी पढ़ा था कि जीवों की संख्या में वृद्धि, ठीक है, तो एक तरह से कुछ बातें अपन को जनन की यहाँ पे पता चल जाती हैं, ठीक है। अपन आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। बहुकोष के जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके अपने माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। निर्वाध रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो बहुकोष के जीवों में जनन का अर्थ क्या होता है, अपने संतान यानी अपने बच्चे उत्पन्न करना, और उन बच्चों के लक्षण अगर लगभग अपने माता पिता से मिल रहे हैं तो अपन किस बारे में बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन समझते हैं इस टाइप से, ठीक है। देखो जनन, जनन क्या होता है, अपने समान संतति उत्पन्न करना, यानी अपने समान बच्चे उत्पन्न करना। जो जनन होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। देखो जो लैंगिक जनन होता है ना उसमें उससे उत्पन्न संतान कैसी होती है, संतान लगभग अपने माता पिता के समान होती हैं, मतलब इनमें थोड़ी कुछ असमानता होती है, बाकी मतलब मोस्टली 90% समानता होती है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि बच्चे ना लगभग अपने माता पिता के समान होते हैं। लगभग क्यों होते हैं, मतलब लगभग समान क्यों होते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं, संतानें होती हैं, वो 100% पेरेंट के समान होते हैं। क्यों पेरेंट के समान 100% क्यों समान होते हैं, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और दूसरा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। देखो अपन ने देख लिया जीव कौन कौन से जनन करते हैं, एक लैंगिक जनन करता है, एक अलैंगिक जनन करता है, ठीक है। फंजाई यानी कि कवक लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। तो देखो जो फंजाई होती है ना, फफूंद होती है, कवक होती है, वो क्या है, लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा
लाखों अलग बीजाणु द्वारा गुणन करती है, और ये बीजाणु ना पृथ्वी पर कई जगह पर फैल जाते हैं, जिससे क्या फंजाई सरलता से फैल जाती है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। निम्न कोटि के जीवों, जो लोअर मतलब निम्न क्लास के लोअर कोटि के जीव होते हैं, जैसे ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जलन होता है। तो देखो ईस्ट और हाइड्रा जो निम्न कोटि के जीव, उनमें जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। अब अपन देख लेते हैं मुकुलन यानी कि बडिंग होती क्या है। देखो इस तरह से, देखो ये कोई एक ईस्ट है, इसमें एक छोटी सी बड या कलिका बनी, एक बड या कलिका बहुत बड़ी हो गई, और जब ये बड़ी हो जाती है तो ये अपने ये पेरेंट बॉडी से, मतलब जो पेरेंट बॉडी होती है उससे हट जाती है। तो इस प्रकार से ये पेरेंट बॉडी हुई, ये संतान हो गई, इसे अपन बोलते हैं बडिंग। ठीक है, प्लेन एरिया जिसे चपटा कृमि में वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंगों को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। जो प्लेन एरिया है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? चपटा कृमि, यानी कि किस में आता है? प्लेटी हेलमिंथीज में आता है। इसमें क्या होता है? वास्तविक पुनर्जनन यानी ट्रू रिजनरेशन होता है। यानी कि क्या, अगर इसका कोई एक भाग अलग हो जाता है, इससे खंडित हो जाता है, यानी खंडित मतलब एक भाग टूट जाता है, तो वो अपने शरीर के जो लुप्त अंग है उनको पुनः प्राप्त कर लेता है, मतलब जो भी अंग खो गए हैं उन्हें पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। अपन देख लेते हैं प्लेन एरिया में होता क्या है। जैसे देखो प्लेन एरिया, इसको अपन ने दो भागों, यहाँ से दो कट दे दिए, तो ये तीन भागों में कट गया। ठीक है, अब देखो ये ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को प्राप्त कर लेगा, नीचे वाले अंगों को प्राप्त करके एक नया जीव बन गया। ठीक है, बीच वाला भाग, ऊपर वाला भाग भी प्राप्त कर लिया, नीचे वाला भाग भी प्राप्त कर लिया, इस प्रकार से एक नया जीव बन गया ये। ठीक है, और नीचे वाले भाग ने ऊपर वाला भाग प्राप्त कर लिया, तो इसे बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन, जो कि प्लेन एरिया में पाया जाता है। फंजाई, तंतुमयी शैवाल, मांस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। ठीक है, तो देखो फंजाई होता है, तंतुमयी शैवाल होता है, मांस का प्रथम तंतु होता है, ये विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं। अब विखंडन क्या होता है अपन देख लेते हैं। जैसे कि मानो ये कि मांस का प्रथम तंतु है, फर्स्ट प्रोटोनिमा भी बोलते हैं जिसे, तो ये मांस का फर्स्ट प्रोटोनिमा, ये बीच में से टूट के दो भागों में बट गया, तो इसने अलग फंजाई, इसने अलग मांस बना लिया, इसने अलग मांस बना लिया, इसने अलग मांस बना लिया, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जो कि किस में पाया जाता है? फंजाई में पाया जाता है। फिलामेंटस एल्गी, तंतुमयी शैवाल यानी फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है, मॉस के प्रथम तंतु में पाया जाता है। ठीक है, अपन देखते हैं इसको, अपन एक बार डिटेल अच्छे से बात कर लेते हैं। देखो फंजाई में जनन किसके द्वारा होता है? लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा। ईस्ट और हाइड्रा में किसके द्वारा होता है? मुकुलन बडिंग के द्वारा। प्लेन एरिया में किसके द्वारा होता है? वास्तविक पुनर्जनन के द्वारा। फंजाई, तंतुमयी शैवाल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंटस एल्गी, मॉस का प्रथम तंतु फर्स्ट प्रोटोनिमा। ठीक है, ये किसके द्वारा जनन होता है? इसमें विखंडन यानी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, अपन आगे देखते हैं। जब हम एक कोश के जीवों जैसे जीवाणु, एक कोश के शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तब जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। देखो जब अपन एक कोश के जीव जैसे जीवाणु, एक कोश के शैवाल, अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं, तो जनन वृद्धि पर्यायवाची है, यानी कि कोशिकाओं की संख्या, जब जनन के दौरान कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, और अपन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को अपन पहले क्या बता चुके हैं? वृद्धि। अब देखो इसे ऐसे देख लेते हैं। एक कोश के जीव है, उसमें जैसे कि जीवाणु, एक कोश की शैवाल, अमीबा। जैसे कि ये मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, ये बट के इसने दो बैक्टीरिया बना लिए, तो देखो एक तरह से ये कोशिका विभाजन भी हो गया, ये क्योंकि एक बैक्टीरिया एक कोशिका है, तो एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, इसे क्या बोल सकते हैं? कोशिका विभाजन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब अपन ने पहले ये भी पढ़ा था कि जीवों की संख्या में बढ़ोतरी को भी अपन वृद्धि कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है तो दो बैक्टीरिया बन गए, तो एक वृद्धि भी हो गई एक तरह से। और जनन भी बोल सकते हैं कि एक बैक्टीरिया ने दो बैक्टीरियाओं को जन्म दे दिया, तो ये भी मतलब एक पेरेंट्स ने दो संतान पैदा कर दी, तो ये जनन भी हो गया। तो इस प्रकार से कोश का विभाजन, वृद्धि, जनन, ये कोश के जीवों में एक ही चीज होती है, मतलब पर्यायवाची हैं तीनों शब्द। इसे अपन क्या बोलते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मतलब जब एक घटना करने पर और बाकी सारी घटना हो जाती हैं, इसे बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, मतलब ये सारी चीजें एक ही हैं एक कोश के जीवों में।
हम पहले ही कोशिकाओं की संख्या अथवा भार में वृद्धि होने को वृद्धि के रूप में परिभाषित कर सकते हो। देखो अपन ने पहले ही कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो या भार में वृद्धि हो, इसे अपन क्या बोलते हैं, वृद्धि कहते हैं। और यही ये कोश के जीवों में जनन के द्वारा क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब तक हमने देखा है कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन, इन दोनों शब्दों के उपयोग के विषय में सुस्पष्ट नहीं। अपन ने देख लिया कि एक कोश के जीवों में वृद्धि और जनन ना एक ही चीज है, मतलब कोई इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। देखो इस पृथ्वी पे कुछ ऐसे भी जीव पाए जाते हैं जो जनन नहीं करते हैं, जैसे कि खेसर या खच्चर मतलब म्यूल, बंद कामगार मछली, इन स्टेराइल वर्कर भी, अनुवर मानव युगल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सारे लोग ना जनन नहीं करते हैं। जैसे कौन, म्यूल खच्चर जनन नहीं करता, स्टेराइल वर्कर भी, बंद कामगार मधुमक्खी जनन नहीं करती, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, अनुवर मानव युगल, ये भी जनन नहीं करते। इस प्रकार जनन भी जीवों का समग्र विशिष्ट लक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार जनन भी क्या है, जीवों की विशिष्ट लक्षण यानी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 100% जीवों में नहीं पाया जाता, जो अपन ने पहले देख लिया था परिभाषा के, डिफाइनिंग फीचर की परिभाषा के हिसाब से। यद्यपि कोई भी निर्जीव वस्तु जनन अथवा अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, या हालांकि कोई भी निर्जीव वस्तु वो जनन नहीं कर सकती, अपनी प्रतिलिपि नहीं बना सकती। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अपन पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।